Hello all my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10th का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चैप्टर्स देखने में काफ़ी आप लोग को लगता है कि क्या है, बोरिंग है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बहुत ही ईजी तरीके से पॉइंट वाइज एक सीक्वेंस में स्टोरी की तरह मैं आपको बताने वाली हूँ उस चैप्टर के बारे में, और आपको बस कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है। सो चलिए, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। जैसा कि पहला वर्ड है अपार्थाइड। अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों को सेपरेट किया जाता था उनके रेस के अनुसार। रेस के अनुसार मीन्स उनके कलर के अनुसार। जो काले लोग होते थे, रंग जिनका काला हुआ करता था, उन्हें जो है बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, मतलब उनके साथ बहुत ही भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और जो गोरे लोग थे, स्किन कलर गोरा था, उनको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ये जो अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम है, ये उस समय सिर्फ 3 कंट्री में बहुत ही जोरों शोरों से लागू था, जिनमें कि पहली कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नेल्सन मंडेला के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा कि नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने काफ़ी सालों तक जो है अपना जीवन जेल में बिताया। काफ़ी सालों तक मीन्स 30 इयर्स उन्होंने अपने जीवन का जेल में व्यतीत किया, क्योंकि उनका जो एक पॉलिटिकल उनका जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला जो थे वो और इनके कुछ साथी जो थे वो इसमें जो थे इस जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के बीच में, उससे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, ये सब कुछ खत्म करने के लिए जो था, इन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी बनाया था। तो ये पार्टी बनाने के 30 साल जेल में बिताने के बाद और ये पार्टी में लड़ने के बाद फाइनली मंडेला जो थे वो ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशंस इन साउथ अफ्रीका बन गए 1994 में। न्यू नेशन बोला जा रहा है यहाँ पे इसको, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था पहले वहाँ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया था काले स्किन कलर के लोगों के साथ, और गोरों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन जब से नेल्सन मंडेला 1994 के बाद से नेल्सन मंडेला जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बन गए, तो ये सारे भेदभाव उन्होंने खत्म कर दिया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह पार्ट जो है नेल्सन मंडेला और उनके स्वतंत्र सेनानी भाइयों के बारे में है। ये एक छोटा सा समरी है जो मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले आपको बता रही हूँ, जिससे आपको चैप्टर्स के बारे में एक आइडिया लग जाए कि चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला और उनके स्वतंत्र सेनानी जो भाई थे, उनके जो लोग थे, भाई मीन्स असली भाई नहीं, जो लोग थे जो उनकी मदद कर रहे थे, वो अकेले तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए जो उनके साथ जो लोग मिले थे, जो उनके जो सेनानी थे, वो ये उनके यात्रा के बारे में है कि उन्होंने कैसे ये लड़ाई लड़ी, कितनी दिक्कतों का सामना करा, और यह अनगिनत लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ पे इस पार्ट में जो है आपको यही पता चलेगा कि उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी। यहाँ पर क्या था कि जो समाज था वो बहुत क्रूर था, जिसमें गहरे रंग के लोग अपने मूल अधिकारों से वंचित थे, जैसे कि अच्छा खाना खाना, अच्छी जॉब, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे बिस्तर पे सोना, ये तक उनको नहीं दिया जाता था जो गहरे रंग के या काले रंग के लोग वहाँ थे। तो इस पार्ट में मंडेला के संघर्षों को दिखाया गया है। वो चाहते थे कि समाज में लोगों के रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अश्वेत मतलब क्योंकि उनका रंग सांवला था, गहरा था, इसीलिए अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और इसीलिए यह एक नए जमाने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था, बन गया नहीं था, बन रहा था। यहाँ पे इस चैप्टर के पहले ही कुछ पेजों में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बता दिया गया है, हो जाता है कि सभी लोग जो थे वहाँ पे खुश थे। इस चैप्टर के पहले ही पेजों में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे जो लोग थे वहाँ के खुश थे। ये सारा जो है एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी आपको दे दिया है मैंने। तो हम डायरेक्ट ये एक्टिविटी आपके लिए जो आपको खुद से करनी है, हम डायरेक्ट चैप्टर्स पे आएंगे यहाँ पे। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है 10th मई, ड्रॉन ब्राइट एंड क्लियर
For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. यहाँ पर ये वो दिन है जब नेल्सन मंडेला जो थे अपना शपथ ग्रहण करने के लिए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने के लिए, शपथ ग्रहण करने के लिए ये रेडी थे, ये वही दिन है। इस पहले पेज में डायरेक्ट यही बताया गया है। और यहाँ पे इस पेज में आप आगे पढ़ेंगे कि लोग कितने खुश थे, ब्लैक लोग भी और वाइट लोग भी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 10 मई जो था एक बहुत ही ब्राइट और क्लियर दिन बन गया था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंट besieged बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड leaders who's coming to the pay their respects before the inaugurations. The inaugurations would be the largest gatherings ever of international leaders of South Africa, African soil. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ पे besieged मतलब होता है बहुत ही चारों तरफ से घिरे हुए थे, ये किसी चारों तरफ से किसी को घेर लेना। तो यहाँ पे जो मंडेला थे वो चारों तरफ से बड़े बड़े लोगों, वर्ल्ड लीडर्स से, डिग्निटरीज मतलब होता है बहुत जाने माने लोगों से, बड़े लोगों से घिरे हुए थे। यहाँ पर वो इनॉग्रेशन का मतलब है, इनॉग्रेशन मतलब कि इस दिन वो शपथ ग्रहण करने वाले थे। और यहाँ पे इंटरनेशनल्स, जो विदेशी जो नेता लोग थे, वो लोग भी साउथ अफ्रीकन सॉइल मीन्स यहाँ की भूमि पर, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर यहाँ पर आए थे। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि ये जो है अश्वेत राष्ट्रपति हैं तो इनके शपथ ग्रहण में नहीं आएगा। इन्होंने सारे लोगों को एक साथ मिला लिया था। ये एक सेरेमनी, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सेकेंड पैराग्राफ में, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन्स एम्फीथिएटर्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो यहाँ पे पता है कि ये जो शपथ ग्रहण का जो माहौल था, ये एक सेरेमनी के जैसे लग रहा था, कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो, इस तरह का माहौल था। यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पे एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर्स जो आप समझ सकते हो जैसे कि क्रिकेट का ग्राउंड होता है ना, चारों तरफ से लोग बैठे होते हैं, ऊपर का जो एरिया होता है ओपन रहता है और बीच में कुछ चल रहा होता है। तो एम्पी थिएटर इस तरह की जगह को बोलते हैं कि जहाँ चारों तरफ से लोगों से घिरा हो और बीच में कुछ चल रहा हो। तो एम्पी थिएटर्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया जगह का नाम है जहाँ पे यूनियन बिल्डिंग में ये कार्यक्रम हो रहा था। फॉर decades this has been the seat of white supremacies। तो फॉर डिकेड मतलब सालों से, मतलब पहले जो समय बीत चुका है वहाँ पर ये जो प्लेस था जहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में आज उभर कर यहाँ पर आए थे, प्रेसिडेंट बनने का शपथ लेने वाले थे, ये कई पिछले बीते हुए सालों से क्या था, सुप्रीमेसी मतलब कि यहाँ अधिकार सिर्फ था सफ़ेद लोगों के, रंग जिनका सफ़ेद था उनका ही अधिकार था। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रैसिकल गवर्नमेंट। तो अब वो समय आ चुका है जो कि एक इंद्रधनुष के जैसा रंग निकल चुका है, सभी रंग एक साथ निकल चुके हैं, मतलब कि गोरे काले सब एक साथ यहाँ पर खड़े हैं इस सेरेमनी, इस खुशी को मनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रैसिकल गवर्नमेंट के लिए। रैसिकल गवर्नमेंट मतलब भेदभाव करते थे ना पहले, कि जैसे कि सिर्फ गोरे लोग ही गवर्नमेंट चलाएंगे, अच्छे पद को हासिल करेंगे। तो ये नॉन रैसिकल गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम, ये जो था खूबसूरत रेनबो के कलर जैसे निकलते हैं एक साथ, वैसे सारे लोग एक साथ यहाँ पर इस खुशी में शामिल होने के लिए आए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्सप्लेन, ऑटम मीन्स होता है शरद ऋतु, जो ठंड की हल्की हल्की सुबह होती है। यहाँ पर उन्होंने बोला कन्फर ग्लोरी, कन्फर मीन्स होता है एक औपचारिक बातचीत, मतलब कि फॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि हम अपने घर में भाई बहनों से बात करते हैं, वो अरे चलो तुम जा, चल बैठ, ये जो है इनफॉर्मल हुआ, आप आइए बैठिए। जो हम ऑफिशियली बातचीत करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, ये हो जाता है फॉर्मल वर्ड्स। तो यहाँ पे कन्फर मीन्स होता है फॉर्मल वर्ड्स। तो इन्होंने क्या बोला, लोगों को संबोधित किया जो लोग वहाँ खड़े थे। ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ग्लोरी एंड होप मतलब चमक रहा है और आशा है कि ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले रैसिकल्स जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था वो अब बंद हो चुका है और सारे लोग एक साथ वहाँ मौजूद हैं। इसीलिए जो नयापन आया है, जो नया रेनबो निकला है, न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज़ादी जो मिली है काले लोगों को जिनका रंग सांवला है, उनके लिए न्यू बॉर्न लिबर्टी जो मिली है वो चमक रहा है, और एक नई आशा के साथ कि आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग, एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यहाँ क्यों बोला गया, क्योंकि
मंडेला जो थे बचपन से इन चीज़ों को एक्सपीरियंस मतलब भुगत रहे थे कि क्या क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको क्या क्या नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनके रेसिकल की वजह से, सिर्फ उनके कलर की वजह से। वो अब जो बहुत लंबे लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा था, वो अब बंद हो गया, हो जाएगा धीरे धीरे, और बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ सारे लोग एक साथ हैं। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और बोल रहे हैं कि जरूर हम एक ऐसा सोसाइटी बनाएंगे, बॉर्न हो गया है या होगा, जहाँ पे ह्यूमैनिटी पे जो होगा प्राउड होगा। क्योंकि पहले जो अपार्थाइड सिस्टम था वो तो बहुत ही क्रूर था, वहाँ पे लोगों पे दया नहीं की जाती थी, काले लोगों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। अब ये चीज़ जो कि हट रही है, तो उन्हें आशा है कि अब जो ह्यूमैनिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, जो लोग एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, मतलब गोरे और काले आपस में वो एक दूसरे से अच्छी तरह से पेश आएंगे। वी who was outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be a host to the nations of the world on our own soil। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड जो यहाँ चल रही थी, मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन दिस डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। इस वजह से यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो दूसरे जो कंट्री थे वो जो है अपना जो रिलेशन था तोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो ये अपार्थाइड सिस्टम, रंग के आधार पर जो भेदभाव, इनजस्टिस चल रहा था, इस वजह से। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ की हमारी धरती है, उनको वो कह रहे हैं कि किसने ये उन्हें परमिशन दिया, उन लोगों को जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम बनाया, यहाँ पे लागू किया, उन्हें किससे प्रिविलेज दिया? रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन, द वर्ल्ड, आवर ओन सॉइल। सो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। आज उन्हें एक प्रिविलेज मिला अपने नेशन को सर्व करने के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने के लिए। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक अ पोजेशंस विद द पीपल्स ऑफ आवर कंट्री। यहाँ बोल रहे हैं जो भी अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट आए हैं, जो मेहमान आए हैं, उन सब को वो थैंक यू बोल रहे हैं। यहाँ पर पोजेशन मतलब कि अपनी उपस्थिति यहाँ दिखाने के लिए, और जो भी उनको कार्यभार दिया गया है संभालने के लिए, उसके लिए। और लोग जो पीपल्स हैं कंट्री के, वो यहाँ पर आए हैं। इतनी बड़ी जो विक्ट्री है, जो जीत है जस्टिस के लिए जो लड़ रहे थे, पीस के लिए, शांति के लिए, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो वो लड़ रहे थे, इन सारी चीज़ों के लिए वो सबको थैंक्स कह रहे हैं कि लोग उनके साथ हैं। फिर बोलते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स होता है जब किसी चीज़ पे कुछ रोक लगाया गया हो और फिर उसे आज़ाद कर दिया गया हो। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, जो जैसे कि गहरे रंग को लोगों को एक रिस्ट्रिक्शंस था कि वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छी नौकरी नहीं कर सकते, अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठ सकते, अच्छा जिंदगी नहीं जी सकते, उन्हें अपने से खुली हवा में सांस लेने की भी इजाज़त नहीं थी। तो ये चीज़ अब हट चुका है। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबर्ट मतलब आज़ाद करना। हम अपने आप को थैंक्स कर रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ अ पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो लोग हैं, बॉन्डेज मीन्स होता है गुलामी, ऑफ पॉवर्टी गरीबी की जो गुलामी थी, और डिप्रिवेशन मीन्स होता है बाई सल्यूटेड मी एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी। तो साउथ अफ्रीका के वहाँ के जो डिफेंस फोर्स था, जो पुलिस थी, और वहाँ के बी डेक्ड विथ रिबन्स मतलब कि जो उनके चेस्ट पे जो मेडल्स लगा होता है ना, जो लगा रहता है, उसे वो रिबन में लटका हुआ था और मेडल्स उन्हें दिया जा रहा था, और वो सल्यूट कर रहे थे, इन्हें अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे कि हम सब बहुत खुश हैं आपके प्रेसिडेंट बनने की वजह से। नेल्सन मंडेला जी जो है, उनके प्रेसिडेंट बनने की वजह से लोग वहाँ के बहुत खुश थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ मीन्स कॉन्शियस, अवेयर ऑफ, ये सब कुछ जानते थे। क्या जानते थे? दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मीन्स 30 साल उन्हें वो चीज़ याद आ गया कि 30 साल जो उन्होंने जेल में बिताया था, ये वही लोग हैं जो उन्हें कुछ समय पहले पकड़े थे और जेल में डाले थे। आज वही लोग फाइनली उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। फाइनली ए चेरव ऑफ इम्पाला। चेरव एक पैटर्न होता है वी शेप का, जो
कि यहाँ पे इम्फाला जो जगह है, जेट लेफ्ट स्मोक ट्रेल्स ऑफ द ब्लैक, जो कि जो प्लेन जो होती है ना, जेट वेज जो होती है वो उड़ती है, उसके पीछे से जो धुआं निकलता है ना, उससे ये ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो नया साउथ अफ्रीका का फ्लैग जो था उसका पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे वी शेप का फॉर्मेशन किए थे। वो जेट जो प्लेन है उसके पीछे जो धुआं निकल रहा था उसके पीछे से कलरफुल धुआं निकालते हुए एक वी शेप इन्होंने फॉर्म किया था। क्यों फॉर्म किया था? क्योंकि यहाँ का जो न्यू फ्लैग था उसमें ये कलर्स थे, तो उन्होंने जेट जो जहाज जो प्लेन उड़ाया उसके पीछे उसके धुएं डिफरेंट करके धुआं से एक वी शेप का पैटर्न बनाया। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। तो ये इस दिन का स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट के बाद उन्होंने 2 नेशनल एंथम्स गाए। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो गोरे थे वो ये सिंबल्स गा रहे थे, नोकोशी, सिकेली, अफ्रीका, और जो काले वाले थे द ब्लैक सिंगिंग्स, डायस्टीम्स, द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक, जो बहुत पुराना जो पहले गाया जाता था वो एंथम गा रहे थे। ऑल्दो आगे क्या होता है, दैट द डे नीदर ग्रुप्स न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम्स दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड बाई हार्ट। जो लोग यहाँ पे थे, डिस्पाइट्स मीन्स होता है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मीन्स जो दोनों का नेशनल एंथम अलग अलग था यहाँ पे, तो गोरे वाले कालो वालों का नहीं गा पा रहे थे, काले वाले गोरे वाले का नहीं गा पा रहे थे, लेकिन दिल से वो एक थे, वो अपना बाई हर्ट वो खुश थे, वो एक साथ गुनगुना रहे थे। तो ये एक बड़ी चीज थी यहाँ पर। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, फिर बता रहे हैं कि वो इनॉग्रेशन वाले दिन जिस दिन इन्हें प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड में तो था बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। द सेंस ऑफ अ हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में सोचकर, क्या सोचकर। द फर्स्ट डिके ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिके ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर्स वॉर। एंग्लो बोअर्स वॉर यहाँ यूज किया गया है, इसमें आपके बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट एंग्लो ये बोअर्स वॉर जो है इसका यहाँ पे जो है एंग्लो बोअर्स वॉर जो है ये 1899 से 1902 तक साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सेना से यहाँ पे लड़ाई हुई थी। उन्हें ही यहाँ पे जो है एंग्लो बोअर्स वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बोअर्स लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में जो ब्रिटिश थे वो जीत गए थे। तो उन्हें बिटर मतलब कि वो जो लड़ाई था वो काफ़ी गंदा था, उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोग काफ़ी मरे थे और साउथ अफ्रीका हार भी गया था और ब्रिटिश जीत चुके थे इस लड़ाई में। तो ये बहुत ही कड़वा सच था उनके लिए। बिफोर माई बर्थ, इनके जन्म से पहले की बात है। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of a racial dominations against the dark skinned people of their own land। मतलब कि यहाँ पे जो अब जो एक भेदभाव था वो हट चुका था, लोग एक्सेप्ट कर चुके थे डार्क स्किन पीपल को भी, और अब यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा था। द स्ट्रक्चर्स दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शीट्स मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सख्त डिसीजन लेना, सख्त से सख्त डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा सख्त, एंड द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नो। मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे क्रिएट फॉर्म द बेसिस ऑफ, मतलब पहले जो स्ट्रक्चर, पहले की स्ट्रक्चर की यहाँ बात की जा रही है, करेंट स्ट्रक्चर की बात नहीं की जा रही है। पहले जो स्ट्रक्चर्स यहाँ बना था वो जो अपार्थाइड जो सिस्टम था, जो पहले ही बताया, वो बहुत ही क्रूर था। यहाँ पे लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होती थी, वो एक इनह्यूमन सोसाइटी था और ऐसा लगता था उस समय द वर्ल्ड हैज एवर नो, मतलब कि दुनिया कभी यहाँ जान ही नहीं पाएगी कि एक साथ मिलकर रहने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ऐसा एक सिस्टम हो चुका था। नाउ अब की बात, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के अंत में क्या होता है, माई ओन 8 decades एज अ मैन, द सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। जो सिस्टम था पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया, सब बोलते हैं ना टेबल टर्न हो गया, टेबल ट्विस्ट हो गया, वैसे फॉर एवर ये जब से ये प्रेसिडेंट बने सब कुछ बदल गया। जो इतना क्रूर था, जो एकदम हार्श रेट सा, मतलब कि बहुत ही सख्त से सख्त जो कानून था वो बदल गया, रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स
एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन। यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे अब सब कुछ बदल चुका है, रिप्लेस हो गया, जैसा कि लोग सोचते थे कि ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अब ये बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज चुके हैं, यहाँ पे भेदभाव खत्म हो चुका है, सारे लोग आज़ाद हो चुके हैं। किस चीज़ से? अपने कलर के भेदभाव से, कि तुम काले हो, तुम अच्छे पोस्ट पे नहीं जा सकते, गोरे ही जाएंगे, ये भेदभाव अब खत्म हो चुका है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my peoples. The day had come, मतलब वो दिन अब आ चुका है। थ्रू द unimaginable sacrifices, जो कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए थे, जो 1000 का जो लोग थे, हजारों लोग थे। ये इस लड़ाई में नेल्सन मंडेला अलग अकेले तो थे नहीं, उनके साथ उनके कई लोग थे, कई उनके भाई थे। भाई इन द सेंस जो सैनिक थे उनके, वो पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, जो अपनी जान गंवा चुके हैं, जो इस सफरिंग में, इस जो सफरिंग मतलब कि ये भेदभाव में जो लड़े हैं, जो सेक्रीफाइस किए हैं अपनी जिंदगी को और बहुत ही करेज के साथ लड़े हैं, कैन नेवर बी काउंटेड, उनको अब, और रिपेड मतलब उनकी जो वो जान चली गई, जो भी उन्होंने लड़ा, अब उसको किसी भी चीज़ से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जा चुके हैं इस दुनिया से। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन उन्हें ये चीज़ का एहसास हुआ। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, मतलब कि बाकी सारे दिनों में जब वो लड़ रहे थे तब, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दूज अफ्रीकन पैट्रियोटिक, मतलब होता है देशभक्त, हु हैड गॉन बिफोर मी, मतलब कि जो लड़ते लड़ते इस आज़ादी के लिए, इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए जो लड़ते लड़ते मर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, मैं जो था उन लोग के लिए खड़ा हूँ, मैं उन लोग के लिए हूँ। दैट लॉन्ग एंड ए नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, वो जो समय था, मतलब कि जब उन्होंने अपनी जान गंवा दी, और इतना आसान नहीं था ये लड़ाई करना, तो ये जो नोबल लाइन यहाँ यूज़ किया गया है वर्ड, क्योंकि ये जो लोगों के बारे में बताया, मीन्स नोबल लाइन मीन्स महान, जो ये लाइन बोला है, जो वर्ड जो है सब कुछ, वो जो शहीद जो लोग थे उनके बारे में वो बोल रहे हैं, तो एक बहुत ही महान लाइन है यहाँ पे, क्योंकि वो अभी वहाँ पर है नहीं। एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी, फिर ये चीज़ जो है, ये आज़ादी की लड़ाई जो थी मेरे साथ ही शुरू हुई है, और मेरे कितने भाइयों ने अपनी जान दे दी इस लड़ाई के लिए, अब वो यहाँ नहीं है। वो किसी भी चीज़ से, किसी भी धन दौलत, किसी भी चीज़ से उनको रीपेड नहीं किया जा सकता, उन्हें फुलफिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जा चुके हैं यहाँ से। आई वॉज अ पेन्ड दैट, उन्हें पेन है, उन्हें दुख है। किस बात का दुख है? दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें इस आज़ादी के लिए शुक्रिया भी नहीं दे सका, क्योंकि अब वो हमारे साथ हैं ही नहीं, वो तो अपनी जान गंवा चुके हैं। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैज रॉट, रॉट मीन्स है मिला, यहाँ पे उन्होंने क्या गाड़ दिया, बोलते थे झंडा गाड़ दिया हमने अपना, तो वही रॉट मीन्स होता है यहाँ पे। पहले ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड यूज़ किया जाता था, जैसे हमने कुछ पा लिया, झंडा गाड़ दिया, या कुछ अचीव कर लिया, तो जो उन्होंने अचीव कर लिया, वो इस खुशी को देखने के लिए वो अब नहीं है हमारे साथ, और मैं इतना दुख महसूस कर रहा हूँ कि मैं उन्हें एक थैंक यू, एक धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ। द पॉलिसी, नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, भेदभाव की, रंग के आधार पर लोगों की भेदभाव की, ये अब खत्म हो चुका था, फिर भी ये काफ़ी सालों से चला रहा था, इसलिए उनके देश में और लोगों के दिल में इसका जो डर है वो काफ़ी समय से था, इसलिए अभी भी उसका जो वाउंड मीन्स होता है जख्म, दर्द, वो अभी भी उनके लोगों के बीच में है। वाउंड मीन्स होता है कोई जख्म, वो जख्म जो है अभी भर नहीं पाया है, क्योंकि वो बहुत सालों से लोग उस बात को झेल रहे थे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरीज फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मीन्स डीप और स्ट्रॉन्ग, ये जो हर्ट हुए वो अब बुरी तरह से वो उनको कोई तकलीफ मिला है उनको, ये वो इतना जल्दी नहीं भरेगा, क्योंकि वो सालों से है, जनरेशंस बीत गया है ये सब गुलामी झेलते झेलते। But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walsensuses, the Chief Luthises, the Yusuf Dados, and the Brames Frischers, the Roberts
सोबोक्वेज ऑफ आवर टाइम। तो ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया था आज़ादी की लड़ाई, इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए, लड़ने के लिए, जिन्होंने डिकेड मतलब कि कई जो था डिकेड्स बीत गया, साल पर साल बीतते गए इस ऑपरेशंस को और यहाँ की जो ब्रुटैलिटी मतलब है कि क्रूरता को हटाने के लिए, जो कि लगता था कि कभी हट ही नहीं पाएगा। ये इन लोगों की फोटोज हैं विथ नेम जिन्होंने इनका साथ दिया था इस लड़ाई में। आगे इन्होंने बोल रहे हैं कि करेज विजडम एंड जेनरोसिटी। करेज विजडम एंड जेनरोसिटी, करेज मतलब हिम्मत, विजडम मीन्स दिमाग आपका तेज होना चाहिए, विजडम चतुराई, और जेनरोसिटी मतलब जिज्ञासा। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। इनके अंदर जो करेज था, जो विजडम था, और जो जेनरोसिटी किसी चीज को जानने की, समझने की जो जिज्ञासा थी, वो कभी इनके अलावा किसी में नेवर बी नोन अगेन, आगे नहीं देखने को मिला इन्हें। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ अ कैरेक्टर। यहाँ पर बोला जा रहा है ऑपरेशंस मीन्स होता है किसी को प्रताड़ित करना या उत्पीड़न जो उनके साथ हुआ था, उसका जो गहराई है, उसका जो गहराई है उसको कोई समझ नहीं सकता है। मतलब उन्होंने कितना कुछ झेला है, इन लोगों ने बहुत कुछ झेला है अपनी आज़ादी के लिए। उस दर्द को, उस तकलीफ को और कोई झेल नहीं सकता है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स। इनका जो कंट्री था वहाँ बहुत मात्रा में मिनरल्स और जेम्स मतलब कि स्टोन्स, जो कीमती पत्थर होते हैं, वो पाए जाते हैं। डेट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। बीनीथ मतलब कि अंदर में, यहाँ के जो मिट्टी है वहाँ पे पाए जाता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि यहाँ की जो वेल्थ है, जो यहाँ का जो कीमती चीज़ है, वेल्थ मतलब पैसा है, जो मूल्यवान वस्तु है, वो यहाँ के लोग हैं। द फाइनर मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं महीन एक्चुअली मीनिंग होता है, बट यहाँ मीनिंग है एक अच्छे कुल के लोग जो हैं। और द ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और जो प्योर डायमंड होता है ना, उससे भी ज़्यादा प्योर यहाँ के जो लोगों का मन है, जो लोग हैं यहाँ पे, वो मेरे लिए ज़्यादा कीमती हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ अ करेज। कॉमरेड्स मीन्स होता है आपका फ्रेंड, सहयोगी, आपका साथी, या कलीग्स भी बोल सकते हैं। इसमें इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, जो इस स्ट्रगल में जो उनके साथी थे, जो फ्रेंड थे, जो सहयोगी थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इनसे उन्होंने करेज का मीनिंग सीखा। करेज मतलब कि साहसी बनना सीखा इन लोगों से। द टाइम एंड अगेन आई हैव सीन अ मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मतलब कि लोग अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोचते थे, इतने हिम्मत वाले थे, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, वो सारे इस आज़ादी को पाना चाहते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस द डिफाइंस द इमेजिनेशंस। यहाँ पर बोला जा रहा है रिसाइलेंस मीन्स होला है किसी भी तरह के रिकवरी और उसके हार्डशिप मतलब को उसके इफेक्ट को, किसी भी चीज़ के इफेक्ट को झेलने के लिए रेडी रहना। यहाँ पे रिसाइलेंस का, तो यहाँ पे लोग हमेशा रेडी रहते थे अटैक के लिए। जो टॉर्चर उन्हें मिलता था, हाँ, विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ, मतलब कि वो टूटते नहीं थे अंदर से, वो सारी तकलीफों को झेलते थे, लेकिन उनका जो मनोबल था वो नहीं टूटता था। वो रेडी रहते थे कि हाँ ठीक है, जो भी तकलीफें हो रही हैं हम उसके इफेक्ट को झेलने के लिए रेडी हैं, अपने जान की परवाह किए बिना। डिफाइल्स द इमेजिनेशंस, और ये डिफाइल्स द इमेजिनेशंस मीन्स यहाँ पर है कि वो बिना डरे, बिना कुछ सोचे, बिना कोई इमेजिनेशन किए, डिफाइल्स इमेजिनेशन मतलब उसके बारे में सोचे, वो उस काम में भिड़ जाते थे करने के लिए। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है, बट अ ट्रम्फ ओवर इट, उसके ऊपर जीत हासिल करना। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लग रहा। करेज का मतलब है आपको डर लग रहा है, फिर भी आप वो काम कर रहे हो और उसके ऊपर जीत रहे हो। द ट्रम्प मीन्स होता है जीत हासिल करना। डरने के बावजूद भी, आपको छलांग लगाने में डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आपने छलांग लगाया और आप पार कर गए, आपने वो काम किया, आप जीत गए। इसका ये असली मीनिंग होता है करेज का। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट
ही हु कॉन्कर दैट फियर, ब्रेव मैन, एक साहसी आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, एक साहसी आदमी वो है जिसे डर तो लगता है लेकिन फिर भी वो काम कर कर उसे उसमें जीत हासिल करता है, वो काम कर कर उसमें जीत हासिल करे, वही साहसी मैन होता है। नो वन इज अ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस स्किन, हिज स्किन। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो एक दूसरे के कलर से जो है हेट ना करे, घृणा ना करे, और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसके बैकग्राउंड से, या फिर उसके रिलीजन से। अब कोई पंडित है, कोई SC ST है तो हाँ ठीक है, उसको उससे प्रॉब्लम है, पंडित कहेगा हम तो ऊंची जाति के हैं, कोई गोरा है, कोई सांवला है तो हम तो गोरे हैं, वो सांवला है, तो ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना चाहिए। सो ओके फाइन, वो कह रहे हैं ठीक है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उनको लोगों से अगर हेट करना, अगर लोगों से हेट करना, नफरत करना लोग सीख रहे हैं, जैसे कि उनको बाई बॉर्न आता है, जन्मजात है कि एक दूसरे से हेट कर रहे हैं, ये अगर आप सीख रहे हो, उनके कहने का मतलब है, तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट। इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख सकते हैं लोगों से नफरत करना, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है लोगों से। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, मीन्स लोगों से प्यार करना, लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार करना, ये नेचुरली जल्दी सिखाया जा सकता है इन कंपैरिजन से लोगों से नफरत करना। नफरत करना मुश्किल है, लेकिन प्यार करना, अगर वो नफरत कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम वो कर सकते हैं, तो प्यार करना तो और आसान है। तो ये भी लोगों को सिखाया जा सकता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन्स, यहाँ ग्रीमेस्ट का मीन्स होता है सबसे खराब, बेकार समय हमारा जो होता है, जो उन्होंने उस प्रिजन मीन्स जेल खाने में बिताया था। व्हेन माई कॉमरेड्स, जो उनके फ्रेंड्स से कॉमरेड्स, आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, आई वुड सी अ ग्लिमर्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। ये बोलते हैं कि वहां पे उन्होंने एक गार्ड जो है उसके अंदर पुश्ड आवर लिमिट्स, मतलब कि पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब कि यहाँ पे जो वहाँ जेल में थे उन्हें तकलीफ तो दिया ही जाता था। तभी ग्लिमर मीन्स होता है थोड़ा सा, एक जैसे चमक होता है ना, ग्लिमर मीन्स होता है टिमटिमाना या कुछ आस दिखना, यहाँ पे मीनिंग हो गया है इंसानियत का। ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी कहाँ देखा था, एक गार्ड के अंदर देखा था, जो वहाँ गार्ड थे जेल में, भले ही वो कुछ एक सेकंड के लिए ही हो, बट उन्होंने देखा था। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, उन्हें दोबारा बार बार ये एश्योरेंस, मतलब कि आपको एक निश्चित ये एहसास दिलाना कि नहीं ये होगा, ये काम होगा, आपको संतावना देना, यहाँ पे एश्योरेंस देना, रीअश्योर में बार बार एश्योरेंस दे रहा था। कीप मी गोइंग मैन, गुडनेस इज अ फेम, ये जो काम तुम लड़ रहे हो ये जरूर सफल होगा। गुडनेस इज अ फेम, फेम मतलब कि तुम्हें जरूर नाम मिलेगा इस काम को करने से। डेट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, ये भले अभी छुपा हुआ है लेकिन तुम्हारा जो मेहनत है ये इसको बुझने मत देना, ये कभी जो है तुम्हारा काम जो है कभी ना कभी तुमको इसमें सफलता जरूर मिलेगी, और इस काम को तुम आगे कंटिन्यू रखना जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो अपार्थाइड की। आगे बोले इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मीन्स होता है यहाँ पे दायित्व। तो बोल रहे हैं हर इंसान जो उसके जीवन में दो तरह की दायित्व होती है, यहाँ बोला जाता है ट्विन, हर तरह की दायित्व होती है, मतलब कि ट्विन मतलब दो। ऑब्लिगेशन टू द फैमिली, अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, बच्चों की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी होती है, ये एक जिम्मेदारियां हैं। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और दूसरा ऑब्लिगेशन जो दायित्व होता है वो होता है उसके कंट्री के लिए, उसकी समुदाय के लिए, उसके देश के लिए जो होता है वो एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे दो तरह की ऑब्लिगेशंस और दायित्व की बात की गई है। इन अ सिविक एंड ह्यूमैनी सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दूज ऑब्लिगेशंस। तो हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, यहाँ पे हर एक इंसान इस तरह की ऑब्लिगेशन जो दायित्व है इसको पूरा करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशन मीन्स होते हैं अपने खुद के बिहेवियर और अपने जो भी उसको जहाँ तक वो कर सकता है एबिलिटी, वहां तक करने की, इन दो जिम्मेदारियों को पूरा करने की हर एक इंसान हमारे समाज में कोशिश करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, बट ये साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। लेकिन हमारा ये जो देश था साउथ अफ्रीका, इसमें जो है इस तरह की जो दायित्व है ये पूरा करना एक
मुश्किल, इम्पॉसिबल, जो काम कभी हो ही नहीं सकता, एक ऐसा दायित्व बन चुका था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ अ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज अ पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. अ मैन ऑफ अ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग. जो साउथ अफ्रीका में जो लोग थे, जो डार्क कलर के गहरे रंग के जो लोग थे, वहाँ पे अगर वो ह्यूमन बींग के जैसे रह रहे हैं तो उन्हें उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, उन्हें उस चीज़ के लिए मारा पीटा जाता था और उन्हें आइसोलेट मतलब कि एक अलग जगह पे रख दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable मतलब unavoidable, ripped it from his family मतलब उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था जो लोग इस तरह के दायित्व को पूरा करने की कोशिश करते थे. रिप्टेड मीन्स होता है मतलब यहाँ पे अलग कर देना, एक्चुअली मीनिंग होता है फाड़ देना, बट यहाँ पर है अलग. तो यहाँ पर होता है रिप्टेड मीन्स होता है अलग कर देना, फाड़ देना, बट यहाँ पर मीनिंग है कि अलग कर देना, फैमिली से, उसके परिवार से उसे अलग कर दिया जाता. एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट. उसे फोर्सली, जबरदस्ती अलग जीवन जीवन के लिए बाधित कर दिया जाता था. अ ट्विलाइट एग्जिस्ट्स ऑफ सिक्रेसीज एंड रिबेलियंस. ट्विलाइट मतलब यहाँ पर होता है कि एक आधा अधूरा हल्की हल्की लाइट दिख रही थी उनको. कहाँ पे? सिक्रेसी एंड रिबेलियन मतलब कि जो लोग अगेंस्ट चल रहे थे इस सारी प्रथा के, तो इन्हें रिबेलियन कहते हैं. जो अपोजिट चलता है, जिस तरफ सारे लोग चल रहे हैं उनसे अपोजिट जो लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पर उन लोगों की बात करती रही है, तो की जा रही है कि उन्हें रिबेलियंस जो थे वहाँ पे उनको एक आशा दिख रही थी. सिक्रेसी एंड रिबेलियंस, सिक्रेसी एंड रिबेलियंस मतलब क्या? छुपा हुआ जो था बात था कि कभी ना कभी ये चीज़ खत्म होगा. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. मैं पहले जब स्टार्टिंग में इन्होंने ये चीज़ खटकना चालू हुआ कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो एग्री नहीं थे अपने फैमिली को छोड़ने के लिए, अपने देश के लिए. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि अपने देश के लिए काम करने के लिए उन्हें अपना परिवार से अलग होना ही पड़ेगा. माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. ऑब्लिगेशन, इनका दायित्व क्या था? ये एक बेटे थे, एक भाई थे, एक बाप थे और एक हस्बैंड थे. तो उनको इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा तो हटाना पड़ेगा ही अपनी आज़ादी के लिए, पूरे समाज की, पूरे देश की आज़ादी के लिए जो लोग सफ़र कर रहे थे उनके कंट्री के. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. ये जब इनका जन्म हुआ था तो ये बता रहे हैं मतलब कि ऐसे कुछ गरीब फैमिली से नहीं थे. बॉर्न विद अ हंगर ऐसा नहीं है. वो जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें लगता कि अरे मैं आज़ाद हूँ. आई वॉज अ बॉर्न फ्री इन एवरी वे. हर तरह से मैं आज़ाद हूँ, जो चाहूँ खेल सकता हूँ, खा सकता हूँ, घूम सकता हूँ. दैट आई कुड नो, जो कुछ मुझे आता है मैं सब कुछ खेल सकता हूँ. फ्री टू रन इन द फील्ड माई नियर माई मदर हट. मैं अपने जो माँ का घर था उसके अगल बगल में तो बिल्कुल आज़ाद हूँ. मैं यहाँ खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, खा सकता हूँ. फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम मतलब कि नदी में मैं जो है तैर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ. अपने पूरे विलेज में, अपने गाँव में पूरा घूम सकता हूँ. फ्री टू रोर्स मील्स अंडर द स्टार. मैं कितना आज़ाद हूँ. उन्हें एहसास नहीं था. वो बच्चे थे, उन्हें लगता है मैं तो सितारों के नीचे बैठ के खाना खा सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, राइड कर सकता हूँ द बोर्ड बैक ऑफ अ स्लो मूविंग बुल्स. जो बुलक कार्ट थे, जो बैलगाड़ी थे, उनके पीछे दौड़ सकता हूँ. ये सारी चीज़ें उन्हें एक अचीवमेंट लगता था. उन्हें लगता था मैं आज़ाद हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. मैं कहाँ से कैद में हूँ. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर. और अपने जो पिता थे उनको बहुत ही ज़्यादा ओबे करते थे, उनकी बात सुनते थे. एबिटेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स. एबिटेड मीनिंग्स होता है यहाँ पे किसी भी चीज़ को पालन करना या ग्रहण करना. जो उनका कस्टम्स था, जो आदिवासी जनजाति में रहते थे, उनके कस्टम्स को भी ये फॉलो करते थे. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और अ गॉड. मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना कि लॉ से, ना कानून के लोगों से, और ना ही भगवान से. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. उन्हें इस बात का तब, एल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, इस भ्रम का कि मैं आज़ाद हूँ, इसका एहसास तब हुआ जब वो लड़कपन में थे. मतलब कि अपने 70s में थे. 70 मतलब कि टीनेज थे ये. तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब लोग उन्हें कहने लगे अब ये एक जवान लड़का बन चुका है, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी. मेरी आज़ादी तो मुझसे कब की छीन चुकी है, ले ली गई है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट. मुझे अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा, इस भूख के लिए लड़ना. और कैसी भूख? खाने की भूख नहीं थी ये, आज़ाद होने की भूख थी. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले कभी नहीं एहसास हुआ जब वो स्टूडेंट. आई वॉन्टेड अ फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जब वो एक
जो छात्र थे, एक स्टूडेंट थे, तब उन्हें लगता था ये आज़ादी उन्हें सिर्फ अपने लिए चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मतलब इसमें बदलाव कब हुआ, नॉट परमानेंट, ये परमानेंट फीलिंग नहीं था, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि उन्हें आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहिए। बाद में फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। बाद में उन्हें एहसास होने लगा कि मुझे आज़ादी चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए, कि मैं रात में मैं कहीं बाहर जा सकूं, मैं पढ़ सकूं, मैं घूम सकूं, मैं ऐसी जगह जा सकूं जहां मैं चूज कर रहा हूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में जब वो एक यंग आदमी के रूप में बड़े हो गए, आई yearned for the basics and honorable freedoms of achieving my potential। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एहसास हुआ जबकि एक जवान आदमी के रूप में जोहान्सबर्ग में रह रहे थे। आई यर्न मीन्स होता है यहाँ पर बहुत ही प्यार से भरे हुए, अंदर से बहुत ही प्यार से, आई यर्न फॉर द बेसिक, मतलब कि बहुत ही प्यार से, वो मतलब कि गुस्से में नहीं थे, वो बहुत ही दया भाव में थे, और वो दया भाव इन द सेंस बहुत ही प्यार से, विनम्रता से उन्हें लगा कि हॉनरेबल फ्रीडम फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल। यहाँ पे उन्हें लगा कि मुझे जो मेरा गुजारा जो है बहुत आराम से चल रहा है, मैं अपने लिए सिर्फ जी रहा हूँ। अर्निंग माई कीप्स मतलब कि अपना गुजारा ये चला ले रहे हैं, आराम से चल रहा है। फॉर मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करना है, बच्चे, फैमिली बनाना है। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब कि अगर आप ऐसे जो वो कह रहे हैं वो मानते जा रहे हैं, तो ऐसा जीवन जीने में आपको नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स होता है यहाँ पे कि आपको कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं लग रहा है, कोई बाधा नहीं महसूस होगी इसमें अगर। बट देन आई स्लोली सॉ दैट, धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा, किस बात का इन्हें एहसास होने लगा कि आई स्लोली सॉ दैट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। ऐसा नहीं है, उन्हें धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई, मेरी बहन, आई सॉ दैट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, दैट वॉज अ कर्टेल्स। उन्हें एहसास होने लगा कि जो फ्रीडम जो इन्हें मिली हुई है उसमें क्या हो रही है, कर्टेल्स मीन्स होती है कटौती करना, पूरी मात्रा में नहीं होना, उसे काट छाट के रिड्यूस कर देना, कम करना। उन्हें बहुत कम आज़ादी दी जा रही है, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके भाई को, उनके बहन को, सारे लोगों को आज़ादी के नाम पे बहुत कम आज़ादी दी जा रही है, काट दिया जा रहा है। उनका जो खुलापन है उसे नहीं, उनका आज़ाद जीवन नहीं जीने को मिल रहा है। उन्हें बाद में एहसास हुआ, बट द फ्रीडम फॉर एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो फिर उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनके ही फैमिली के साथ नहीं, सारे पूरे नेशंस के साथ ऐसा हो रहा है। और उसके बाद आई ज्वाइंड, उन्होंने क्या ज्वाइन किया, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये जो थी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम्स बिकेम द ग्रेटर हंगर्स फॉर द फ्रीडम। उनका खुद का जो हंगर था, जो भूख थी आज़ादी की, अब वो किसकी हंगर बन गई थी, उनके पूरे लोगों की, पूरे देश की वो भूख बन चुकी थी आज़ादी। नेल्सन मंडेला के लोगों के, पूरे लोगों की अब यही एक आस रह गई थी कि वो आज़ाद हो जाएं इस अपार्थाइड सिस्टम से। इट वॉज this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and a self-respect that animated my life। यहाँ में बोला डिग्निटी, मतलब डिग्निटी मीन्स होता है गरिमा, यह उनका अधिकार है वहाँ के लोगों का कि वो अपने गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिए। एंड ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्रिटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और यहीं पे एक ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब कि एक बदलाव हुआ, एक जो यंग मैन था उसका एक बोल्ड वन में, एक बोल्ड मतलब कि साहसी व्यक्ति में बदलाव हो गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबीडिंग अटॉर्निटीज टू बिकम्स अ क्रिमिनल्स। अटॉर्निटी मतलब प्रतिनिधित्व करने लगा, अबीडिंग मीन्स होता है कोई भी चीज को बाध्य करना, वो बाध्य हो गए कि वो भले ही क्रिमिनल के जैसे लोग उन्हें जानने लगे, लेकिन वो अब आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। That turned a family loving husband into a man without a home। जो इस आज़ादी की लड़ाई में उन्हें एक फैमिली वाले इंसान से किसमें बदल दिया, एक ऐसा इंसान जो बिना फैमिली के है, अपने अपना फैमिली को छोड़ दिया। That forced a life loving man to live like a monk।
जो एक ऐसे इंसान को जिन्हें जिंदगी जीना अपने परिवार के साथ काफी अच्छा लगता था, उससे इस तरह के इंसान को बदल दिया किसमें, मॉन्क में, एक साधु। मॉन्क मतलब होता है साधु में बदल दिया, जिसे कोई मतलब नहीं होता है परिवार से। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस। अब उन्हें कोई भी चीज का वर्चुअस मीन्स होता है धार्मिक, और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन। आई एम नो मोर वर्चुअस, धार्मिक जो थे वो उतने धार्मिक नहीं थे, सेल्फ सेक्रीफाइस भी नहीं थे। लेकिन द नेक्स्ट मैन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर द लिमिटेड फ्रीडम्स। मैं इसने लिमिटेड, जो उनको थोड़ी बहुत आजादी में, इस तरह के जीवन में नहीं जी सकता। आई अलाउड इट व्हेन आई न्यू माई पीपल्स वे आर नॉट फ्री। मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता जिसमें मैं ये सब कुछ जानते हुए कि हमारे देश के लोग जो हैं वो इतने बुरी दशा में जी रहे हैं, और मैं अपना जीवन इतने आराम से नहीं जी सकता ये सब कुछ जानते हुए भी। बट फ्रीडम्स अलाउड इट, फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। फ्रीडम जो है उसमें बांटना नहीं है, उन्हें भेदभाव नहीं करना है कि आपको इतना ही मिलेगा। इन्हें आज़ादी जो है उसमें पूरी आज़ादी चाहिए। इन्हें नहीं चाहिए, डिविजिबल नहीं है कि आपको 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, बांटना नहीं आज़ादी। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल्स वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। ये चेन सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी आज़ादी की बात नहीं, मुझे पूरे देश के लोगों की बात है। द चेन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल्स वर द चेन ऑफ मी। तो सारे लोगों के लिए जो है वही मेरे लिए है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा हूँ, मैं सबके लिए लड़ा हूँ, और सबकी जो दर्द है वो मेरा दर्द है। आई न्यू दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी लिबर्टेड। यहाँ पे जो अत्याचारी हैं मस्ट बी लिबर्टेड, वो तो आज़ाद घूम रहे हैं। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जो व्यक्ति जो सह रहा है उसके कंपैरिजन में। मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी जो है छीन ले रहा है, उसे जेल में डाल दे रहा है, उसे नफरत कर रहा है। ही लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ अ प्रिजुडाइज। जो प्रिजुडाइज मतलब है बिना किसी अच्छे रीज़न के, बेफालतू के, मतलब बिना किसी एक सॉलिड रीज़न के लोग एक दूसरे को जेल में बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, विदाउट एनी गुड रीजंस एंड अ नैरो माइंडेडनेस। मतलब ये लोग की सोच जो है संकीर्ण हो चुकी है। मतलब कि वो काला है तो वो जो काम करेगा बुरा ही करेगा, वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता, उसको उठाओ और जेल में डालो। वो अच्छा जीवन नहीं जी सकता। क्यों नहीं जी सकता, इसका कोई जो है रीज़न नहीं रहता था। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जब तक कि मैं किसी दूसरे की आज़ादी ना ले लूँ, अपने भाइयों की, अपने देश की आज़ादी ना ले लूँ, तब तक मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं महसूस कर सकता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। तब तक कि जब तक कि मेरा देश आज़ाद नहीं होगा, तब तक मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं महसूस करूंगा, मैं आज़ाद नहीं होऊंगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर्स अलाइक आर रोबडेड फॉर देयर ह्यूमैनिटी। तब तक ये जो खेल है ऑप्रेस्ड, अत्याचारी और अत्याचार सहने वालों का ये जो खेल है, रस्सी घी, रोबडेड मीन्स यहाँ पे होता है कि लूट लेते हैं उन लोगों को, ह्यूमैनिटी नहीं है उनके अंदर। ये इस तरह का गंदा खेल चलता ही रहेगा, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इन्होंने जो था, ये नेल्सन मंडेला ने बोला कि इस तरह का जो खेल है चलता ही रहेगा, इसीलिए उन्होंने ये आज़ादी लड़ी। नेल्सन मंडेला ने ये अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे लड़ाई किया, और इन्हें ये आज़ादी जो है आपको 1994 में 10 मई को मिल गया। और इसके बाद से यहाँ पे इस तरह का सिस्टम फिर कभी लागू नहीं हुआ। इसीलिए नेल्सन मंडेला का नाम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की धरती पे बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। और एक ये महान नेता थे जिन्होंने लोगों के दर्द को समझा, सहा और उसके लिए लड़ा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।